प्रिय मित्रों नमस्कार। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। आज की हमारी चर्चा का विषय है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि हिंदी में इसका मतलब हुआ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये? ठीक है, आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्शन जिसने ना पढ़ा हो मित्रों जरूर उसको पीछे जाकर देख ले, उस पर काफी अच्छे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगाए हैं, मिरर यानी कि दर्पण से संबंधित। तो अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आइए समझते हैं। जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो ऐसा देखा गया कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो वो इस तरीके से वहां एंटर करती है या तो इस तरीके से हो जाती है। तो या तो मार्ग नंबर 1 या मार्ग नंबर 2 का अनुसरण वो कर लेती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको जाना तो सर सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गई है, चाहे अपने रास्ते से अपवर्ड चाहे अपने रास्ते से डाउनवर्ड। रास्ते से यह भटकाव ही क्या कहलाता है? अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा परिभाषा, अगर हम परिभाषा देखना चाहें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। इस प्रकाश किरण का इस प्रकार का भटकाव ही क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब आगे इस किरण को पहले भी जो बोलते थे वहीं यहां भी बोला जा रहा है। इस किरण को हम लोग क्या बोलते थे? आपतित किरण, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको बोलते थे इंसिडेंट लाइट। तो अभी भी इसका नाम इंसिडेंट लाइट ही है। फिर इसके बाद क्या है? ये दो रास्तों से निकल कर जा सकता है, चाहे इधर चाहे इधर। इन दोनों किरणों को हम लोग जो नाम देंगे, ठीक है, उसे हम लोग इस घटना के अनुसार अपवर्तन नाम देंगे। तो अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तित किरण कह सकते हैं इसको, अपवर्तित किरण। ठीक है, अंग्रेजी में रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, पुरानी बातें थोड़ी सी याद कर लीजिए, यहां भी लागू है। अगर कोई सीधी लाइन आकर यहां टकराए, सीधा प्रकाश किरण टकराए, तो बिना किसी विचलन को सीधा सीधा ही निकल जाता है। इस लाइट को आप वहां पर क्या बोलते थे? याद होगा आपको, अविलंब किरण। क्या बोला जाता था? अविलंब किरण बोला जाता था। याद आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। ठीक है, तो ये नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट के बजाय रे कर लीजिएगा यहाँ, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर अगर मैं कोण पूछूं तो जवाब होगा सर यहां से, यानी कि अविलंब से ही हमेशा कोण नापते थे पिछले हेडिंग में भी। तो ये वाला एंगल आपका एंगल आई लिखा जाएगा। लाइट की ये किरण जो है उसे आई लिखा जाएगा। आई का मतलब होगा इंसिडेंट रे, और एंगल आई का मतलब होगा इंसिडेंट एंगल। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एंगल आई का मतलब हुआ आपतन कोण। क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। इसी प्रकार नीचे आइए, अगर इस किरणों की बात की जाए तो इसे आर से, जो आपका ये बाहर निकल कर आ रहा है, इसे हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आर से। और जो एंगल ये यहां से बना लें फिलहाल, ठीक है, इसे एंगल आर से हम लोग दर्शा लेते हैं। तो इस एंगल को यानी कि आर को अगर केवल आर लिखा जाए तो आर का मतलब हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। और अगर एंगल आर लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, जैसे वहां पर आपने परावर्तन का नियम पढ़ा, वैसे यहां पर अपवर्तन का भी नियम होता है। ठीक है, ये नियम क्या है आइए देखते हैं जरा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज और समझ लें। कोई भी माध्यम हमारा सघन या विरल होता है, रेयर होता है या डेंसर होता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि उसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी ज्यादा। अगर वो पार्टिकल्स उसके काफी क्लोज क्लोज होंगे, यानी कि पास पास होंगे कण उसके, तो सघन माध्यम होगा। जबकि पार्टिकल्स अगर उसमें ज्यादा दूरी पर होंगे तो वो विरल माध्यम होगा। जैसे हवा एक विरल माध्यम है, जबकि जल उससे ज्यादा सघन है। और अगर अलकतरा ले लें तो उससे भी ज्यादा सघन हो जाएगा। सीसा सघन है जल की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल काफी पास पास हैं। तो अगर हम, ऐसा प्रयोगों के जरिए देखा गया कि अगर हम किसी विरल माध्यम से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, यानी कि सघन माध्यम की तरफ जाते हैं, तो ये जो प्रकाश किरण आपकी है यानी कि जो आपतित किरण है, वो
आपका नॉर्मल के पास आती है। इस नॉर्मल लाइट n के, यानी कि कैपिटल N लिखना चाहें चाहे स्मॉल n, ये क्लोज हो जाती है, ठीक है, पास आ जाती है। जबकि इसका उल्टा, अगर हम मान ले ऊपर सघन माध्यम था और नीचे विरल है, ठीक है, नीचे विरल है, ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, ठीक है, यानी कि ऊपर सघन है और नीचे क्या है, विरल है, ऐसी स्थिति है। तब क्या होगा, तो जवाब होगा सर प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, अभी जो भी कोण बना रही हो फिलहाल, मान ले एंगल आई है, तो अब यहां पर जब ये इस माध्यम में जाएगी, यानी कि विरल माध्यम में जाएगी, तो इस नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से वो भटक जाती है, लंबा भटकाव हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से दिमाग में रखे रहिए, इसका यूज हमें बार बार करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स को समझने में, थ्योरीज को समझने में, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा अगला आता है, जैसे परावर्तन का नियम था वैसे ही सेम अपवर्तन के नियम पर चर्चा कर लें। तो आइए जरा हेडिंग डाल दें अगला, अपवर्तन के नियम। बहुत कुछ मिलता जुलता, पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट रूल तो सेम टू सेम है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। आपतित, अभिलंब और परावर्तित, ये तीनों किरणें क्या है, एक ही जगह पर मुलाकात कर रही हैं। आपतित, अभिलंब और परावर्तित, यानी कि तीन किरणें, यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित नहीं, यहां अपवर्तित, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा आपका हो गया अभिलंब किरण, ठीक है, अभिलंब किरण यानी कि नॉर्मल, ठीक है, एक ही बिंदुगामी है, एक बिंदुगामी है, एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं। आप देख भी रहे हैं अच्छे से, इसी पॉइंट पर देखिएगा, पहली लाइट, दूसरी लाइट और तीसरी यहीं से होकर जा रही है, तो तीनों एक बिंदुगामी है, सेम टू सेम उसी जैसा है, तो बहुत ज्यादा यहां पर वर्कआउट नहीं करना है। अब देखिएगा यहां पर एक मजेदार प्रयोग किया गया, और ये प्रयोग स्नेल साहब द्वारा किया गया था। ये स्नेल का नियम भी इसीलिए कहा जाता है, दूसरे वाले भाग को, ठीक है, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया कि मान ले मीडियम 1 है, मान ले मीडियम 2 है, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम यहाँ इंसिडेंट एंगल कुछ रख लिए तो यहाँ मान लिया हमको रिफ्लेक्टेड मिला, ठीक है, फिर अगर हम इंसिडेंट बदलेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड फिर चेंज कर जा रहा था, ठीक है, फिर और इंसिडेंट को हमने बदला, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा गया कि आपका रिफ्लेक्टेड और ज्यादा चेंज कर जाएगा, ठीक है। और इनमें एक खासियत पाया उन्होंने क्या पाया कि इधर का अगर हम साइन लगा दें, साइन I1 अपान साइन R1 कर दें, या फिर दूसरा केस उठा लें, साइन I2 अपान साइन R2 कर दें, ठीक है, या फिर तीसरा केस अगर उठाएंगे तो कोण हमारा I3 हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे, साइन I3 अपान यहाँ पर क्या कर दें, साइन R3। तो इन तीनों का अनुपात जो होगा हमारा क्या आएगा, वो एक नियत आएगा, बराबर आएगा, और इसे हम n से दर्शाने लगे। इस n को कहा गया अपवर्तनांक, क्या बोला गया, अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम है जो हमारा द्वितीय नियम बन गया। उनके अनुसार, उस नियम के अनुसार कि पहले में ज्या के आपतित कोण के ज्या का और दूसरे में अपवर्तित कोण के ज्या का अनुपात हमेशा किसी निश्चित दो माध्यमों के लिए हमेशा अनुपात क्या होता है, समान या बराबर होता है, इसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ लेना है। आप यहाँ पहले से दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पर है उसी के सापेक्ष, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब मैं यहाँ पर अपने आप एक क्वेश्चन मेरा बन जाएगा कि सर इसे क्या पढ़ेंगे आप, जैसे मैं लिखा ANG, तो इसको आप पढ़ेंगे, A का मतलब एयर और G का मतलब मैंने ग्लास लिख दिया, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, इधर एयर मतलब हवा, तो बोलेंगे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बोला जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। बाकी साइन I अपान साइन R लिखना लिख लेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और भी जान लीजिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अगर आपने एयर लिया है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और दूसरा माध्यम आपका ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ
रे इन ग्लास। ठीक है, इन दोनों का अनुपात भी लिया जा सकता है। अगर आपको कोण ना दिया हो तो वेलोसिटी से भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज है जो आप, मैं कन्फर्मली जानता हूं कि आप अच्छे से जानते हैं, वो हमारा क्या होगा, लैम्डा। ठीक है, तो हम यहां पर लैम्डा भी ले सकते हैं, जिसे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बोल सकते हैं। यानी कि पहले माध्यम में हवा का तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में किरण का तरंग दैर्घ्य, यानी कि लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। आप लैम्डा से भी काम चला सकते हैं, आप वेलोसिटी से काम चला सकते हैं, आप यहाँ पर कोण से काम चला सकते हैं। तो 3 तरीकों से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसको पढ़कर मुझे बताइए, फिर मैं अपनी बात जो कहूंगा काम की उस पर फिर हम लोग पहले न्यूमेरिकल लगा लेंगे उतने सेक्शन पर, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना ही पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया आपका पानी और यहां पर मैंने लिख दिया कांच। ठीक है, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आप पानी के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे, पानी के सापेक्ष। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक। अब ऐसा माना जाता है, जरा थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि अगर पहला माध्यम आपका हवा हो, इफ, हमेशा याद रखे रहिए, पहला माध्यम आपका हवा हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा हवा या निर्वात, दोनों में से कुछ भी चल सकता है, और उधर आपने तेल लिख दिया, या हमने हवा लिखा इधर, या निर्वात लिखा उधर, आपने जल लिख दिया। ठीक है, तो ये n तेल या n जल लिखा जा सकता है, यानी कि सीधे बोला जाएगा ये तेल का अपवर्तनांक यानी कि ऑयल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। इसे जल यानी कि पानी का अपवर्तनांक सीधे सीधे बोला जाएगा। इसमें जो दूसरा मीडियम यानी कि यहाँ पर जो मीडियम है पहला वाला, उसे अपने आप मान लिया जाएगा कि वहां पहला माध्यम क्या है, हवा है। ठीक है, या निर्वात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मित्रों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और हवा में प्रकाश की चाल का स्पीड तो आपको याद ही होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में दे तो ठीक, नहीं तो याद होना चाहिए। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यूज कर आप बड़े ही आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आइए, तैयारी आपकी हो गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं इतने से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं जरा न्यूमेरिकल इस पर। एक बार मैं यहां दोहरा देता हूं थोड़ी सी कुछ बातें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। ऊपर एक बार दोहरा देते हैं, जितना आपने समझा है उसको एक लाइन में लिख देते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। जैसे हमने यहां पर लिखा है N12। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जल्दी देगा नहीं वैसे। V1/V2 या λ1/λ2, दोनों में से जो आपको मिल जाए यूज करिए, लगाइए। ठीक है, अब इसमें यह भी बोला मैंने कि अगर ये 1 आपका हवा या निर्वात हुआ तो इसको गांठ बांध लीजिए, तब इट इम्प्लाइज आप इसको केवल N2 लिख सकते हैं। मतलब जो भी यहां पर लिखा हो, जैसे हवा है तो हवा का अपवर्तनांक, पानी है तो पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत सारे आए हुए ऑब्जेक्टिव, उनको हम लोग लगाना शुरू करते हैं। देखिएगा जरा पहला क्वेश्चन, तेल के सापेक्ष, क्वेश्चन को जरा समझिएगा, तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट्स मैं थोड़ा सा और भी बोलना चाहूंगा, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1n2 का 2n1 से संबंध कोई पूछे तो ये उसी का उल्टा हो जाता है। अगर 2n1 पूछेंगे तो ऐसे रिवर्स वाला याद रखिएगा, 1n2 का 2n1 से, यानी कि एक पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि हमें पॉलिटेक्निक एग्जाम देखना है तो इसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, इस रिजल्ट को हमें याद होना चाहिए जिसका यूज हम सवालों में करते हैं। ये बहुत यूज में आने वाला रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, इधर से उधर या उधर से इधर चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है। तब देखिए वहीं उल्टा पूछ लिया कि कांच के सापेक्ष, ठीक है,
तेल का अपर्तनांक क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तेल का अपर्तनांक क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे हम बोहनी कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर n लिखा, पहले क्या है तेल के सापेक्ष, यानी कि तेल इधर हो गया, कांच उधर हो गया, और इस स्थिति में आंसर है 3/4। अब इसका उल्टा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कांच चाहिए, नीचे तेल चाहिए। तो हम कहेंगे सर जी ये इसी का, अपने इस ऑर्डर के उल्टे का मान देगा, यानी कि यहाँ उल्टा वाला नीचे रख दीजिए और एक के नीचे लगा दीजिए। ठीक है, यही तो मैंने बोला, इसका प्लेस बदल जाएगा अपॉन में 1, यानी कि अपना व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लगाया आपने, कितना 3/4, ये उलट कर कितना हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा, जल के सापेक्ष, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं समझ जाएंगे। जल के सापेक्ष तेल का अपर्तनांक हमारा 4/5 है, कामा लगा कर दिया आगे, और जल के सापेक्ष ही, यानी कि जल के ही रिस्पेक्ट में, वाटर के ही रिस्पेक्ट में हमारे कांच का, ठीक है, अपर्तनांक हमको दिया हुआ है कितने के बराबर, 3/2 है। क्वेश्चन है तेल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक क्या होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, तेल इधर, तेल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष निकालना मतलब कांच इधर तेल इधर, ठीक है, जिसके सापेक्ष वो आगे होता है, हमेशा याद रखिए। तो क्वेश्चन है तेल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष निकालना, कांच इधर तेल उधर। चलिए पहले इसको समझते हैं फिर बताता हूं मैं कैसे सॉल्व होगा। यहां पर देखिएगा जल लिखा, यहां तेल लिखा है, और वैल्यू लिखा गया 4/5। अब अपने आप को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज करते हैं, वो यूज कर लेंगे। पहले कौन सा माध्यम है, जल, तो यहाँ पर आप जल लिख लीजिए, वेलोसिटी इन वाटर। फिर इसके बाद तेल है तो वेलोसिटी इन ऑयल, यानी कि तेल, यानी कि तेल में, जल में प्रकाश की चाल बटे तेल में प्रकाश की चाल बराबर 4/5 दिया है। दूसरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है, n, फिर क्या लिखा, जल और कांच। तो यहाँ पर हमने जल लगाया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कांच लगा दिया। तो बोलिए क्या हो जाएगा, v लिखकर यहाँ जल लिख दीजिए, यहाँ v लिखकर क्या लिख दीजिए, कांच, जिसका मतलब हुआ जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये कितने के बराबर है भैया, तो जवाब है 3/2 के। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मामला ये हुआ कि सर जी इन दोनों से हमें क्या निकालना है, तो इधर देखिएगा कांच के सापेक्ष तेल का अपर्तनांक, तो यहाँ पर वेलोसिटी इन कांच और बटे वेलोसिटी इन तेल, ये हो गया, यही हमको पता करना है, कांच बटा तेल। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको कि कांच और तेल हमें चाहिए और ये रेशियो है, इसी की हेल्प से सारी सेटिंग करनी है कि हमारा कांच ऊपर हो तेल नीचे हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, वापस यहाँ आइएगा, क्या कर सकते हैं इसको देखिएगा, कैसे सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा वो काम बने। तो इसको देखिएगा जरा ध्यान से, फिर से कांच और तेल लिखा मैंने, ऊपर आपको कांच चाहिए, अच्छी बात है, नीचे क्या चाहिए, तेल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों सवालों में जल कॉमन है, जल क्या है, कॉमन है, दोनों जगह देख रहे हैं जल क्या है, कॉमन। वही जल का फायदा हम यहां भी लेते हैं, उसी जल का गुणा और भाग करा लेते हैं। इधर देखिएगा v कांच, नीचे मैंने क्या कर लिया, v तेल यहां लिख लिया, कोई प्रॉब्लम, देख लीजिएगा अभी कुछ मैंने चेंज नहीं किया, कांच ऊपर है तेल नीचे है, मैंने केवल यहाँ हवा डाल दिया, ठीक है। और यहां भी हमने क्या किया, सॉरी क्या था, जल कॉमन था ना, दोनों में जल को क्या लिख दिया, जल का गुणा और वेलोसिटी ऑफ जल का भाग, यानी कि जल में प्रकाश की चाल का गुणा और भाग करा दिया। अब आप बड़े आराम से एक चीज देख रहे होंगे, जल बटा तेल, ये दिख रहा है आपको, कितने के बराबर दिख रहा है, जरा बताइए, जल बटा तेल कितने के, 4/5। अब यहाँ पर कांच बटा तेल है, बोलिएगा जरा, यहाँ जल बटा कांच 3/2, जल बटा कांच 3/2, वहां क्या है, कांच बटा जल, इसी का तो उल्टा है, व्युत्क्रम है। बोलिएगा जरा, इसी को मैं इंप्लाइज कर दूं, इसको उलट दूं, तो क्या आ जाएगा, v कांच बटा क्या आ जाएगा, v जल बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ 2/3 का यूज हो सकता है। अब आराम से सॉल्व कर दीजिए, ऊपर 4 दूना 8, नीचे 5 तिया 15, आंसर हो गया 8/15। यहाँ देखिएगा एक फालतू का अंक रखकर हमने केवल सेटिंग कर ली है, बस सेटिंग करते ही इनका यूज कर लिया वहां। अब इसमें यह ध्यान देना होता है खासकर कि जो सवाल में हमको दिया है, एक मीडियम ऐसा भी होगा जो कॉमन होगा, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होगा। जैसे इस सवाल में जल है, दोनों में मौजूद है, वाटर दोनों में मौजूद है, इसी की हेल्प लेकर हमने ये सवाल लगा लिया। उसी मीडियम का हम गुणा भाग जनरली करते हैं और उससे सेटिंग हमारी बड़े आराम से बन जाती है। ठीक है, तो तैयार है आप,
अब अगले सवाल के लिए मुझे नहीं लगता कि अब आपको मुश्किल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे देखिएगा मैं कुछ को सिंपल क्वेश्चन भी बता दूं आपसे। कभी कभी ऐसे ही सिंपली पूछ लिया गया कि हवा चलिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल सीधे दे दिया, ठीक है। लिख दिया कि सर जल में प्रकाश की चाल है जल में दे दिया 1.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उठाकर फिर आपको दे दिया कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी ऑर्डर आपने गड़बड़ किया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो कैसे आंसर देंगे, तो देखिएगा जरा पहले समझिए। जल में प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में, ठीक है, जल ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है 1.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है कांच में, तो यहां पर v लगाया, यहां पर कांच लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कांच 1.2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां v डाल दीजिए, ठीक है। फिर कहिए सर जी यहां पर क्या चाहिए, जल के सापेक्ष चाहिए, अंडरलाइन करिएगा, किसके सापेक्ष, जल के। तो यहां जल लिखे और फिर बगल में क्या लिखे, कांच। अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले में यानी कि पहले मीडियम में प्रकाश की चाल यानी कि जल में प्रकाश की चाल, बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। तो जल में कितना है हमारा 1.8 इंटू 10 के पावर 8 और कांच में है 1.2 इंटू 10 के पावर 8। ये पूरा का पूरा कट गया, ये कट गया। आप आराम से 6 से काट सकते, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, ठीक है। आंसर कितना आ गया 3/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पर अगर मैंने ये पूछ लिया होता, क्वेश्चन को चेंज कर दिया होता, मैंने ये पूछ लिया होता कि सर ये बताइए कि कांच के सापेक्ष जल का क्या होगा, कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता। तो इसका पहले संकेत समझिए, आप n बनाते, आप कहते सर इस समय, 1 मिनट यहां पर n है, सॉरी, यहाँ n बनाते क्या लिखते, यहाँ ध्यान दीजिएगा, n आपका अपवर्तनांक का संकेत। कांच होता, कांच का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कांच के सापेक्ष लेना है तो पहला माध्यम कांच हो गया, दूसरा माध्यम क्या है, जल है, तो यहाँ पर जल हो गया। अब फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अपने आप ऑब्वियस है कि सर जी इसी का अगर उल्टा पता हो तो सीधे दिमाग काहे लगा रहे हैं, बस सीधे लिख दीजिए ऐसे, इधर जल उधर कांच, जल कांच के इस रेशियो का उल्टा, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया 1/, ऊपर देखिए कितना आया था 3/2, ये उल्टा होकर 2/3। ना समझ में आया हो तो यहां पर देखिएगा ऐसे भी समझ ले, आप ऐसे भी लगा सकते थे, यहाँ कांच है यहाँ जल है। पहले कहेंगे सर जी कांच में प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि कांच, और बटे में क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि जल में, ठीक है, प्रकाश की चाल। अब बोलिए जरा कांच में कितना है, तो जवाब है सर 1.2 इंटू 10 के पावर 8, और जल में कितना है तो 1.8 इंटू 10 के पावर 8। ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, ये भी काट दिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। आंसर कितना आ गया 2/3 आ गया। तो मुझे लग रहा है आसान है काफी, चीजें बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चंस को लिख लिया करूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथा पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा सवाल, पानी के एक बर्तन में, चलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष यानी कि यहाँ वायु हो गया कांच हो गया, का अपवर्तनांक हमारा दिया है 1.50, और फिर लिखा है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ कांच दे दिया और उधर है हीरा, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना है 1.61। क्वेश्चन ये है वायु के सापेक्ष यानी कि हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है, हवा के सापेक्ष क्या होगा, या वायु लिख ले वहां पर क्योंकि वायु यहां लिखा हुआ है, क्या होगा, ठीक है।
पहले इसको फुलफिल करिए आप, ठीक है। फुलफिल का मतलब, इसका मतलब लिखिए। आपने लिखा क्या, इधर है वायु लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कांच, बराबर 1.50। आप चाहे दशमलव हटा सकते हैं, नीचे 100। इधर देखिए पहला माध्यम क्या है, हवा है, तो यहाँ पर लिख देंगे VA। और फिर यहाँ पर देखिए कांच है, या यहाँ पर पूरा नाम ही लिख दें वायु, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि प्रकाश की चाल हवा में। यहाँ नीचे आते हैं कांच, तो V कांच, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर चलते हैं, उधर आते हैं इस वाले पर, यहाँ लगाया, देखा यहाँ पर कांच और हीरा है, लिख दिया, यहाँ कांच और हीरा, ठीक है, लिख दिया। अब बताइए जरा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल रेशियो दिया हुआ, पहले उसको लिख लिया जाए, फिर बताइए जरा क्या करेंगे। ऊपर वेलोसिटी किस में हो जाएगा, कांच में, लिख लेंगे बिल्कुल। दूसरी वेलोसिटी किस में उठाकर लिख देंगे, हीरे में, तो V लगाकर यहाँ पर क्या लिख लिया, हीरा लिख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, N लगाया, वायु, और यहाँ पर क्या लिखा आगे, हीरा, यानी कि ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और बटे में हीरे में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, यही तो मैंने कहा आपसे कि ये पकड़ेंगे ऐसे सवाल खट से लग जाएंगे। तो जवाब देगा सर जी ऊपर जो हेल्प दिया उन दोनों में कॉमन क्या है, कांच। तो कांच की मदद ले लें, और कांच की मदद कैसे लेनी है, उसका एक के जुगाड़ ही है। आप इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, दूर दूर वही है, वायु बटा क्या है, हीरा है। मैंने एक सेटिंग की है, जरा ध्यान से देखिएगा, कौन सी चीज कॉमन थी दोनों में, कांच। तो V लिखकर यहाँ कांच लिख दिया, यहाँ V लिखकर कांच लिख दिया। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप जब चाहे इसको काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने से फायदा क्या हुआ, जरा वापस आइए, जरा यहाँ से मैच कराइए, कांच बटा हीरा, इधर देखिएगा कांच बटा हीरा, इससे मैच कराइए, सीधे सीधे मालूम है 161 अपॉन क्या है 100, मिल गया। फिर क्या लिखा है, वायु बाई कांच, हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो वायु बाई कांच देखिए खड़े खड़े आपके पास है 150 अपॉन क्या 100। अब इसी को मल्टीप्लाई कर कर हमको आंसर लिख देना है, जो भी गुणा आ जाए उसको आंसर लिख कर दे दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो ये काम बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग वाली चीज बहुत खतरनाक नहीं है कि हाँ बहुत टेंशन वाली चीज है, ठीक है, बड़े आराम से सवाल लग जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य का मान, तरंग दैर्घ्य का मान यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मान 6400 एंगस्ट्रॉम है। ये लेटेस्ट में आया था अभी आपके पॉलिटेक्निक में पिछले साल। पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य का मान 6400 एंगस्ट्रॉम है, तथा दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य का मान 3200 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष, या सवाल बदल देते हैं, देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, चलिए आसान सवाल है। पहले माध्यम में यानी कि मीडियम 1, हम उसको नाम दे देते हैं मीडियम 1 में लैम्डा का मान 6400 एंगस्ट्रॉम है। फिर लैम्डा 2 दूसरे माध्यम में कितना है, तो 3200 है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों एंगस्ट्रॉम में है इसलिए कुछ सोचना भी नहीं है, क्योंकि यूनिट दोनों में क्या है, सेम है। अब कहता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, संकेत याद है आपको, यहां पर पहले क्या लगाएंगे आप, n लिखा, यहां दूसरा माध्यम यानी कि सेकंड के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हो वो इस तरफ पहला बनेगा, और फिर कहता है पहले माध्यम का यानी कि यहाँ 1, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे V2 अपॉन V1, और जैसे V लिखते हैं वैसे लैम्डा भी लिख सकते हैं, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 का मान कितना है 3200, और लैम्डा 1 का मान कितना है 6400, आराम से काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के नाम पर, बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया। पॉलिटेक्निक की बात करें तो अभी लेटेस्ट में मैंने बोला पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जरा दूसरी चीज देखते हैं। एक टब है, उस टब में हमने क्या किया, पानी भर दिया। अब इसमें जब पानी भरा था तो मैंने एक सिक्का डाला जो इसकी तली में था, ठीक है। अब जरा इधर से हम देखते हैं कुछ चीज। मान लीजिए अगर तली के इस सिरे से एक प्रकाश आकर यहां टकराया और या यहां से आकर टकराया, ठीक है, तो क्या होगा? तो जवाब होगा सर ये अपवर्तन होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर लाकर टकरवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं टकरवा देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका अपवर्तन होगा, इस तरीके से ये रास्ते में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी कैसा माध्यम है, सघन, हवा कैसा है, विरल, तो बाहर जाने पर प्रकाश किरण फैलेगी, ये भी इसी तरीके से ये भी फैली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर इसको मैं सीधा सीधा डॉटेड बना दूं तो इनकी मुलाकात जो होगी आपकी ऐसे कुछ हवा में दिखाई देगा, यानी कि ये जो सिक्का है वो वाकई में अगर सीधा इसको अप्रोच बनाया जाए तो यहाँ हवा में थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। कोई भी चीज जो हम पानी में डालते हैं वो अपने सामान्य, यानी कि अगर वो गहराई यहाँ पर है तो हमेशा वो उससे थोड़ी सी उठी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट से, यानी कि इस उठे और वास्तविक और आभासी गहराई से हम संबंध साध कर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ये आप एन ले लीजिए और यहाँ पर लिखिए। देखिए जब आप हवा से जाएंगे, यानी कि पहला मीडियम हमारा हवा होगा, दूसरा यहाँ पानी है, जल है, जो भी है, मैं मान लेता हूँ मीडियम है, तो यहाँ पर हवा को हम एयर बोल देते हैं, एयर होगा। यहाँ पर मीडियम यानी कि माध्यम, कोई भी चीज हो, नीचे तेल हो, पानी हो, कुछ भी हो, वहां पर हम मान लेते हैं अगर वाटर हो तो हमारे लिए फॉर्मूला है वास्तविक गहराई बटा अपॉन आभासी गहराई। अब इसमें बच्चे बड़ा परेशानी में ये होते हैं कि सर ये गहराई नापी कहाँ से जाती है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है। बहुत जब बार बुक्स में बहुत क्लेरिफाई नहीं करता, तो बच्चा सोचता है यहाँ से नापा जा रहा है कि यहाँ से कि कहाँ से। तो देखिएगा देखने वाला प्रेक्षक हमेशा ऊपर होगा, तो जो भी नापा जाएगा वो ऊपर से, पर उसकी आंख के पास से नहीं, हमेशा इस तल से हम गहराई नापते हैं। हमारा जो ये सूत्र है वो हमेशा यहाँ से मेजरमेंट करता है। तो आपकी वास्तविक वाली ये हो गई, ठीक है, और आभासी वाली ये हो गई आपकी, दोनों ही क्लियर है। ये वास्तविक गहराई और ये क्या है आपकी आभासी गहराई। तो हर मेजरमेंट हम कहां से लेंगे? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेजरमेंट कहां लेंगे हम? जल के तल से या माध्यम के तल से, ठीक है। तो अभी तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जल पर होगा, इसीलिए हम जल ही बोल रहे हैं जानबूझकर। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा जरा, मैं कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, उसके बाद सवाल लगाते चलिए, मजा आएगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, मैं पूरा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका वास्तविक, इसको हमने मान लिया h, और यहाँ पर मान लेते हैं इसका इमेज बना काल्पनिक वाला, आभासी वाला, स्मॉल h, ठीक है, यहीं से नापा जाएगा सब। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं एयर से मीडियम की तरफ आप आ रहे हैं तो फॉर्मूला होगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, बस, ठीक है। अब इसमें कुछ बताना नहीं है, सभी माप कहां से, ध्यान दीजिएगा, सभी माप जल के तल से लिए गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी माप कहां से लिए गए? जल के तल से लिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा है, पानी के, ध्यान से सुनिएगा, पानी के बर्तन में एक सिक्का 12 सेंटीमीटर गहराई पर है, ऊपर से देखने पर सिक्के की आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी? देखिएगा एक पानी का तल है, ठीक है, पानी है, उस तल में, उसके तल में एक सिक्का पड़ा हुआ है जिसकी वास्तविक गहराई हमको मालूम है, यानी कि कैपिटल H हमको मालूम है 12 है, ठीक है, सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और आगे कहता है हवा से इस पानी की तरफ, यानी कि वाटर की तरफ आने पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो कितने के बराबर है? 3/2 के बराबर है। तो सिक्के की आभासी गहराई क्या होगी? ये तो वास्तविक हुआ, और जब आप ऊपर से यहां से देखेंगे तो ये सिक्का कहां नजर आएगा? तो जब आपको सर ऊपर नजर आएगा, तो ये हमारा स्मॉल h हुआ। यही पूछ रहा है कि सर स्मॉल h क्या होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। ऊपर एयर है, नीचे आपका वाटर है, तो बोलिए एयर और वाटर 3/2 है, तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई सीधे उठाकर रख देना है। तो 3/2 वास्तविक गहराई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, नीचे h 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, यहाँ क्रॉस गुणा हुआ, h बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सवाल क्या पूछा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा होता आभासी गहराई कितनी है, आंसर हो जाता 8। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिक्का कितना उठा प्रतीत होगा, कितना उठा प्रतीत होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कितना उठा प्रतीत होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल लंबाई कितनी थी, इधर देखिएगा अलग से इस सिक्के के बारे में। यहाँ पर अगर मैं जल के तल से देखूं पूरा, या अगर नॉर्मल सिक्का हमारा वास्तविक वाला है तो वो 12 सेंटीमीटर है, और ये जो काल्पनिक वाला है वो यहाँ से कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए शेष कितना बचा ये, तो जवाब है मुजबानी सर पूरा 12 में से ये 8 हम निकाल दें तो 12 - 8 यानी कि कितना बचा 4 सेंटीमीटर। यानी कि सिक्का जो है हवा में कितना सेंटीमीटर उठा प्रतीत होगा, 4 सेंटीमीटर उठा प्रतीत होगा। तो सवाल में क्या पूछा है ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चला आप 8 पर टिक मारे और सवाल हमसे 4 वाला पूछा, यानी कि हवा में कितना उठा है सिक्का, आप कुछ और लगाकर चले आए। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या है, लास्ट लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका मोड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक चलायमान सूक्ष्मदर्शी को बीकर की तली में बने एक चिन्ह पर फोकस करके 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया गया है। चिन्ह को पुनः, फिर से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। हमने कोई बीकर लिया, उसमें क्या किया, पानी ऐसे भर दिया। ठीक है, और यहां पर कहीं चिन्ह उन्होंने कुछ लगा लिया, इसकी तली में से चिन्ह लगा दिए कि भैया देखो ये चिन्ह है। ठीक है, ये हमारा चिन्ह है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब यहां से हम ऊपर कोई सूक्ष्मदर्शी वगैरह लगाकर देख रहे हैं नीचे। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा, स्थिति सुनिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक चलायमान सूक्ष्मदर्शी को बीकर की तली में बने एक चिन्ह के लिए फोकस करके 2 सेंटीमीटर उठा दिया गया। मतलब वास्तव में तो चिन्ह यहां पर है, पर इसका चिन्ह को आपने हवा में थोड़ा सा उठा लिया, इसके देखने के नाते, इससे देखने के नाते या माध्यम बदलने के नाते ये हमें कितना लग रहा है 2 सेंटीमीटर ऊपर, या ऐसे कह सकते हैं अपवर्तन के कारण ये 2 सेंटीमीटर हमें ऊपर दिखाई दिया हुआ प्रतीत हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है, चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए किस ऊंचाई तक पानी डालना होगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि उसी जगह पर बने, उतनी गहराई पर बने, तो हमें इसमें और कितना जल डालना होगा। ठीक है, जबकि हमें इसकी जानकारी है कि एयर टू वाटर का मान 4/3 है, 4/3 है, ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल में, देखें कितना इसको ऊपर हमें लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें कि वास्तविक गहराई हमारी h है, सॉरी कैपिटल H मानते थे। ठीक है, कैपिटल H है, ये वाली गहराई कितनी होगी, तो जवाब होगा सर जी स्मॉल h होगा। और स्मॉल h का मान कितना होगा, कहेंगे सर जी कैपिटल H से कितना 2 सेंटीमीटर क्या है ये कम हो जाएगा। बोलिए पूरे h से कितना कम, 2 कम, तो यहां पर लिखा जा सकता है h-2। ठीक है, तो अब बताइए जरा इसके आगे क्या लगा दे, तो कहेंगे सर जी कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। तो 4/3 रहा, कैपिटल H की जगह कैपिटल H, स्मॉल h की जगह क्या लगा दिया h-2। अब इनका क्रॉस गुणा कर लीजिए, 4h 4 दूना 8 बराबर क्या आ जाएगा 3h। 3h इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, 4h में से 3h गया h बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। यानी कि वहां पर हमें 8 सेंटीमीटर तक पानी डालना पड़ेगा ताकि ये वापस उतनी ही गहराई पर हमको दिखाई दे, तब जाकर बैलेंस बनेगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए फिर से मैं एक बार दोहरा दूं अगला सवाल लगाने के पहले, क्योंकि अगले सवाल में फिर हमको कंफ्यूजन में लाने का प्रयास करेगा। आप हमेशा मेजरमेंट कहां से लेते हैं, जल के तल से। ठीक है, आप देख कहीं से रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं उसमें बाद में जोड़ दूंगा अगर मुझे जोड़ना हुआ, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हमेशा हम कहां से निकालेंगे, जल के तल से ही गहराई निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास, जो भी नंबरिंग हो यहां पर ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन अगला है, तालाब के जल की सतह से 2 मीटर ऊपर एक लैंप लगाया गया। चलिए, इस तरीके से एक तालाब है, इसकी सतह से 2 मीटर ऊपर एक लैंप लगा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये लैंप लगा दिया गया। अब क्वेश्चन ये है, ऊपर एक लैंप रखा है और जल का पूर्णांक दे दिया, इसने बोला जल, और जब इसने जल बोला तो आप समझ गए हैं यहाँ पर पहला क्या होगा, एयर, और दूसरा क्या होगा, वाटर, बराबर 4/3 है। ठीक है, अब कहता ऊपर से देखने पर पानी में लैंप का प्रतिबिंब तालाब की तली से मिलता प्रतीत होता है, तालाब की। ठीक है, ये लैंप को और थोड़ा सा बड़ा मैं कर लूं इस तरीके से, जो भी है। ठीक है, अब कहता है ये 2 मीटर ऊपर था। ठीक है, ऊपर एक लैंप रखा है, ऊपर से देखने पर पानी में लैंप का प्रतिबिंब तालाब की तली से मिलता प्रतीत होता है। ठीक है, तालाब की गहराई क्या है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो इसका नीचे प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी हमें क्या दिख रहा है कि सर जी वो भी 2 मीटर यहाँ पर नीचे है, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तालाब की वास्तविक गहराई क्या है। तो अब देखिएगा वास्तविक गहराई तो ये हुई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसीलिए हम बोलेंगे सर जी ये मेरा कैपिटल एच हो गया, और ये वाकई में क्या हो गया, हमारा स्मॉल एच हो गया। वो कैपिटल एच और ये क्या हो गया, हमारा स्मॉल एच। ये केवल भटकाने का प्रयास है आपको, देखिएगा 2 मीटर ये ऊपर था यहाँ पर, और पानी में भी देखने पर क्या लग रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, एक लैंप रखा, ऊपर से देखने पर पानी में प्रतिबिंब पानी की तली में कितना मिलता है। ठीक है, सॉरी ये नहीं दिया था कि 2 मीटर, ये तो हम समझ लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी जल के किनारे जाकर ऐसे खड़े हों तो हमारा प्रतिबिंब क्या करेगा, नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा, जैसे हम हैं वैसे ही हमारा ऐसे प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा मेरे हिसाब से कहाँ बनना चाहिए था, ये 2 मीटर इस तरीके से। लेकिन वास्तव में झील की गहराई एच तक हो सकती, कुछ भी हो सकती, कितनी भी गहरी झील हो सकती है। तो वास्तविक गहराई h और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो उतना ही होगा जितना ऊंचा आप ऊपर होंगे। ये देखिए कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी तालाब के किनारे खड़े हो जाए तो आपका बस वहीं पैर से ही पैर सटा हुआ उल्टा इमेज आपका ऐसे बन जाता है, जितना ऊंचा आप होंगे उतना ऊंचा नीचे बन जाएगा। तो काल्पनिक यानी कि आभासी गहराई हमको मालूम है, वास्तविक पता करना है, आसान है, केवल भटकाने वाला सवाल था। स्मॉल कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच लगा दिया आपने, यहाँ एच रहा, स्मॉल एच का मान 2 है, तो एच बराबर क्रॉस गुणा हुआ 4 दूना 8/3। ठीक है, 8/3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आराम से देखिए निकल गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन केवल लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से देता है, पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तार थोड़ा सा मित्रों परेशान कर रहा है माइक का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक तालाब की तली है, ठीक है, तालाब है इस तरीके से, और क्वेश्चन है पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर, इस सतह से 1 मीटर ऊपर, ठीक है, 1 मीटर ऊपर एक व्यक्ति पानी को, स्वच्छ पानी के तालाब की तली में रखा एक सिक्का 3.4 मीटर दूरी पर प्रतीत होता है। उस आदमी को लगता है कि जो सिक्का है वो 3.4 मीटर की गहराई पर मौजूद है। फिर से देख लीजिएगा, पानी की सतह से 1 मीटर ऊपर आदमी यहां पर है, ठीक है, 1 मीटर ऊपर है, और उसको ऐसा लगता है कि स्वच्छ पानी के तालाब की तली में एक सिक्का 3.4 दूरी पर प्रतीत मतलब वो है नहीं वहां पर, उसे आभास हो रहा है कि यहां पर है। तो यहां से उसको गहराई जो दिख रही है सिक्के की, आभासी गहराई 3.4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि उस व्यक्ति द्वारा कम से कम कितनी लंबी क्षण से यह सिक्का छुआ जाएगा, जबकि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि वही पुराना है, यहाँ पर म्यू एयर वाटर बराबर 4/3। यहाँ n कभी म्यू कुछ भी हो सकता है, दोनों चिन्ह चलते हैं, n भी चलता अपवर्तनांक के लिए, म्यू भी। तो कहीं अगर म्यू लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, म्यू भी उसी का ही संकेत है, अपवर्तनांक का ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही संकेत है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हुए। इसमें सवाल भी लास्ट में बोल दिया अगर वो एक डंडे से उस सिक्के को वास्तव में छूना चाह रहा है तो डंडे की लंबाई क्या होगी। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले ये काम करूंगा, कहूंगा खैर सर जी देखिए
जो हमको फॉर्मूला बताया गया है, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखिएगा। हम यहां से गहराई नापते, ना कि यहां से हम नहीं नाप सकते। मेरा जो फॉर्मूला है वो यहां से रिकमेंड नहीं करता, वो कहता है जल के तल से आपको गहराई, ऊपरी तल से आपको गहराई नापनी है। तो बताइएगा जरा, अब यहाँ पर जो आभासी सिक्का है, ठीक है, वो आपको कितना गहरा दिखाई देगा? तो कहेंगे सर जी ऊपर से ले रहे थे 3.4, पर यहां से लेंगे तो 1 मीटर निकालना पड़ेगा, तो 3.4 में से 1 निकाल दीजिए, 2.4। और यहाँ सिक्का आपका कहीं बन रहा होगा, मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर वास्तव वाला, तो इसको कैपिटल एच और इसको क्या बोला, स्मॉल एच, ठीक है। लेकिन अभी मेजरमेंट सब यहाँ से, ठीक है। तो अब बताइएगा AN/W कितना है, 4/3, स्मॉल एच है और कैपिटल एच, दोनों का मान पता है, तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, 4/3, कैपिटल एच नीचे 2.4, क्रॉस गुणा करेंगे लेकिन उसके पहले काट लें, 3/24, 4/32, 3.2 आ गया, ठीक है। यानी कि जो रियल डेप्थ होगी सिक्के की वो कितनी होगी, 3.2। लेकिन ये अगर आंसर दे देंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसने यहां से बताया, यहां से कहा कि जो जल का तल चल रहा है यहां से यहां तक की गहराई, यानी कि यहां जो सिक्का बना है वो 3.2 मीटर है। पर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम यहाँ पर 1 मीटर ऊपर हैं, अब यहां से मैं डंडा ऐसे ले जाकर उसको सिक्के को टच करना चाहूं तो कितना गहरा या कितना लंबा डंडा हमें चाहिए? तो आदमी की यहां पर मौजूद है, 1 मीटर ऊपर है इस तल के, तो ये यहां भी तो उसे डंडा की जरूरत पड़ेगी, वहीं से वो डंडा गिराएगा और डंडा धीरे धीरे दिखेगा, डंडा धीरे 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 बढ़ता हुआ यहां तक आएगा। तो डंडे की कुल लंबाई क्या हुई, अब बोलिए डंडे की लंबाई क्या हुई जो इसे छूना चाहेगा, अगर इसे टच करना चाहेगा? तो कहेंगे 1 मीटर ऊपर और 3.2 नीचे, तो दोनों को जोड़ देने पर 4.2 मीटर, यानी कि डंडे की लंबाई कितनी चाहिए, 4.2। जबकि अगर कोई पूछे जल के तल से वास्तव में कितने गहराई पर सिक्का है मौजूद, तो उसका आंसर होगा 3.2। तो सवाल के हिसाब से अपना आंसर आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके से देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक बीकर है, उस बीकर में 3 अलग अलग तरीके के द्रव्य भरे हुए हैं। थोड़ा सा डिजाइन बना लूंगा इस तरीके से, इसको नाम N1 दे दिया गया, इस वाले को N2 दे दिया गया और इस वाले को क्या नाम दे दिया जाएगा, N3 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये N3 है, N1 है, N2 है, N3 है, ठीक है। ये बेलनाकार बर्तन है जिसकी गहराई जो है, डेप्थ जो है, रियल डेप्थ जो है D है, और हर किसी तल को कितना वाकई में दिया गया है जगह, तो जवाब है समान भाग में वितरित कर दिया गया। तो D के 3 समान टुकड़े आप समझ गए होंगे कॉमन सेंस से, D/3 D/3 D/3। अब क्वेश्चन सिंपल है कि सबका अपर्तनांक भी दे दिया N1 N2 N3, सबका डेप्थ भी आपको मालूम है। अब यहां पर मामला सिर्फ इतना है कि आपको एक यहां पर नीचे अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी, ठीक है, आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी। तो चलिए जरा बारी बारी से इसके लिए पहले निकालिए, ठीक है। यहां के लिए ये इतनी मोटी परत है, ये थोड़ा सा विचलन पैदा करेगी, ये भी विचलन पैदा करेगी, ये भी, यानी कि ये भी तल को थोड़ा सा, अगर ये इसका इमेज है, इस तल इसके इमेज को थोड़ा उठाएगी, थोड़ा ये भी उठाएगी, थोड़ा ये भी। यही तो होता है जब हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो वो चीज अपने तल से थोड़ा ऊपर उठी रहती है। अब ये पहले माध्यम के नाते भी थोड़ा सा उठेगा, दूसरे के नाते भी थोड़ा उठेगा, तीसरे के नाते भी थोड़ा उठेगा। पहले के नाते कितना उठेगा, तो कहेंगे सर जी N1 बराबर, बोलिए जरा वास्तविक गहराई कितना है, D/3, और आभासी यानी कि जो काल्पनिक गहराई है H1 वो हमको मालूम नहीं है। फिर देखिएगा जरा यहां पर भी बात करें तो N2 बराबर है, सर वास्तविक गहराई तो D/3 है, पर ये कितना तल को उठाएगी, इसके इमेज को कितना उठाएगी नहीं मालूम, तो उसको क्या लिख लिया, H2। और तीसरा वाला अगर उठा लिया तो N3 हुआ, और बोले सर जी यहाँ वास्तविक गहराई यहाँ भी D/3 है, पर ये तल को कितना उठाएगा ये जानने के लिए आपको नीचे क्या लगाना पड़ेगा, H3। तो 3 बार आपका
इस इमेज को उठना पड़ेगा। पहले से जो बाहर जाएगा इसका इमेज, पहले ये उठा दिया थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा उठा दिया, फिर थोड़ा सा ये उठा दिया, तीनों को जोड़ देंगे तो जाकर हमें पता चलेगा कि कुल, ठीक है, या आभासी प्रतिबिंब की गहराई, ऐसे बोल दें, आभासी प्रतिबिंब की गहराई, ठीक है, कितनी होगी अगर कोई पूछे तो जवाब हो जाएगा सर जी इस स्थिति में हमारा तीन चीजें जुड़ेंगी, H1 प्लस H2 प्लस H3, 3 बार हमारा डिफ्लेक्शन डेविएशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी जगह बदला, H1 बराबर क्या हो जाएगा D/3N1, फिर बोले जरा H2 बराबर, तो जवाब होगा D/3N2, ठीक है, और तीसरा हो गया H3 बराबर D/3N3, 3 नीचे आ जाएगा हर कैलकुलेशन में, तो यहां पर हो जाएगा आपका D/3N1 प्लस D/3N2 प्लस D/3N3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप बताइए जरा क्या कर लेंगे हम, सभी में से D कॉमन और 3B कॉमन, तो आंसर हुआ 1/N1 1/N2 प्लस 1/N3, ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप समझदार हैं तो कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है इसकी सेटिंग करना, क्यों? क्योंकि आप आराम से केवल देखेंगे कितने माध्यम है। मान लीजिए अगर इसमें केवल 2 ही माध्यम पर सवाल होता तो आप समझ गए हैं क्या करना हमको, बताइए जरा क्या होगा। यहां पर अगर ये पूरा D है तो इसका क्या हो जाएगा सर, ये वाला भाग कितना हो जाएगा D/2, ये कितना हो जाएगा D/2, तो जहां D/3 होता था वहां आंसर आ जाएगा D/2, और 2 ही माध्यम है, पहला और दूसरा N1 और N2, तो यहां पर लिख लेते हैं 1/N1 प्लस 1/N2। चलिए यहाँ पर 4 माध्यम मान लेते हैं कि सर जी और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर N3 और N4, तो बताइए जरा टोटल हम मान लेते D है तो यहाँ पर कितने भाग में सब बढ़ जाता, 4 बराबर भाग में, D/4 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 और D/4। तब यहाँ पर आप क्या लिख देते, D/4 1/N1 1/N2 1/N3 प्लस 1/N4। तो इस तरीके से कोई भी सवाल दे आप आराम से आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं एक मजेदार क्वेश्चन की बात करूं, मैं वो भी नहीं लिखता हूं, मैं बोलता हूं कि चलिए एक परत है तेल की, पहले ऊपर ये 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर भी एक कोई माध्यम है जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका हमने N1 बता दिया आपको 1.2, इसका N2 बता दिया हमने आपको 1.8, ठीक है। पूछा कि सर जी अगर इसके तल में एक सिक्का है तो कितना उठा प्रतीत होगा, तो आप सीधे क्या कहेंगे, सर जी ऊपर वाला 5 है, 5 के नीचे N1 1.2, यही तो हो रहा है बाबू, D/3 में के नीचे N1 D/3 के नीचे N2, वहां बराबर बराबर था, यहाँ लंबाई अलग अलग है, तो 5 के नीचे 1/2 और 6 के नीचे कितना 1.8, इसको कोई कैलकुलेट कर दे और खट से अपनी अपरेंट डेप्थ यानी कि काल्पनिक गहराई, आभासी गहराई खट से निकाल ले। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, एक स्क्रीन को प्रकाश के स्रोत से 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसा है, एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, यहां से यहां पर कहीं आपका स्क्रीन है, कितनी दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ना होता तो लगा पाना मुश्किल होता। यदि 20 सेंटीमीटर मोटी ग्लास की प्लेट, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मोटी ग्लास की प्लेट जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, स्क्रीन तथा स्रोत के बीच में रख दिया जाए तो प्रकाश द्वारा लिया गया समय में वृद्धि कितना होगा। अब देखिएगा वही आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बस बीच में एक हमने मोटी प्लेट लगा दी और बाकी ये यहीं का यहीं आपका, ठीक है। तो दूरी अभी भी, बल्कि मैं इसको सटा कर कहिए यहां पर लगा दूं, ताकि एक तरफ कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पर कर देते हैं, एक साइड में कर देते हैं, कह देते हैं चलिए आपने यहां पर लगा दिया, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल 20 सेंटीमीटर है ये इसकी मोटाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसको कितना समय में वृद्धि लगेगा, 3 मीटर की दूरी पर अभी भी है, बशर्ते बीच में एक स्क्रीन लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी बता देना जरूरी है, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है ग्लास में वो कितनी होती है, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में आप सभी को मालूम ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है आपका हिसाब किताब। अब चलिए इस सवाल में बताइए समय में वृद्धि कितनी। देखिएगा पहले वाले में टाइम कितना लगेगा, तो सवाल इसका जवाब सिंपल है कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है सर, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे
समय होता है। तो सर इसमें कोई मुश्किल नहीं, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहले स्थिति में बताइएगा बीच में कोई बाधा नहीं, दूरी 3 मीटर, तो ये पूरा 3 मीटर किस स्पीड से ये चलेगा, पूरा प्रकाश कैसे चलकर जाएगा, तो कहेंगे सर जी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसी स्पीड से चलकर जाएगा। तो जवाब होगा 3 × 10⁸। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे वाले केस में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, खेल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर, जिसका मतलब हुआ 100 से भाग दे दिया जाए तो 0.2 मीटर है ना, इतना मोटा ग्लास आ गया। तो हवा पहले इतना दूर आप किसमें चलेंगे, हवा में, और इतना दूर किसमें चलेंगे, ग्लास में चलेंगे। पक्की बात है, इतना दूर हवा में, इतना दूर ग्लास में। तो इस बार आप हवा में कितना दूर चलेंगे अगर मैं पूछूं, तो जवाब हुआ सर 0.2 निकाल दीजिए, बचा यहाँ कितना, तो क्या सर 3 में से 0.2 निकालने के बाद 2.8 मीटर। तो देखिएगा हमारी प्रकाश किरण 2.8 मीटर हवा में चलेगी और 0.2 मीटर कांच में चलेगी। फिर से देखिएगा 2.8 मीटर हवा में चलने में लगा समय, प्लस 0.2 मीटर कांच में चलने में लगा समय, ठीक है, ये दोनों बातें हमने लिख दिया। अब इसके बाद चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्या करना है बताइए जरा। T2 बराबर दूरी है 2.8 और हवा में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸, प्लस लगाया, कांच में प्रकाश की चाल 0.2 बटा आपका हो गया 1.2 × 10⁸। ठीक है, अब इंप्लाइज है, उत्तर के लिए केवल क्या करिए, T2 में से T1 को क्या करिए, घटा दीजिए और निकाल दीजिए, इससे उसको घटा दीजिए। अब समझदार आदमी केवल इतना ही करते हैं, वो कहते हैं सर ये सारा भेद इसी के नाते उत्पन्न हुआ है, तो 0.2 मीटर हवा में चला प्रकाश की चाल में लगा समय और 0.2 मीटर कांच में चलने में लगे समय को आपस में डायरेक्ट घटा दें। लेकिन ले देकर मुद्दा यही है, जब आप इसको रखेंगे तो आपका यही चीज आने वाला है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहले केस में पूरा हवा में चलाना, दूसरे केस में 2.8 मीटर हवा में, फिर 0.2 मीटर किसमें, कांच में। तो इन दोनों का डिफरेंस केवल ले लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आए, क्योंकि वाकई में इसमें बहुत ईमानदारी पूर्वक अलग ही टाइप का अप्रोच पर मेहनत किया गया है और हर क्वेश्चंस को बहुत ही छाड़ कर दिल से रखा गया है। तो मेरे दोस्तों जरूर इसको देखें, लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में। क्रांतिक कोण और प्रिज्म, ये 2 हेडिंग वहां पर हम कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी जा चुकी है। ठीक है, तो धन्यवाद फिर से एक बार हमें देखने के लिए, और ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे, इस उम्मीद के साथ मैं फिर से इजाजत ले रहा हूं आपसे।